हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और कल हमने पढ़ लिया था कौन सा भील जनजाति के बारे में। ये पढ़ लिया था कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, उनका भौगोलिक क्षेत्र देख लिया था। आज हम पढ़ते हैं भील जनजाति की संपूर्ण बातें। तो हेडिंग लगाइए भील जनजाति। हेडिंग क्या है? भील जनजाति। तो देखिए, भील जनजाति के बारे में बात करें तो भीलों को क्या कहा जाता है? किरात भी कहा जाता है भीलों को। और ये पौराणिक जाति है जिसका उल्लेख क्या वाल्मीकि, कालिदास, भारवी इन सब ग्रंथों में मिलता है। तो देखिए, ये बात सबसे पहले नोट कीजिए, भील जिन्हें किरात भी कहा जाता है, लिख लीजिए, किरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें किरात भी कहा जाता है। तो इनका उल्लेख जो है लिखिए, इनका उल्लेख, सीधा उल्लेख लगा लीजिए। कहाँ मिलता है इनका उल्लेख? तो लिखिए वाल्मीकि, कालिदास, भारवी, क्या है ये सारे कवि हैं ये सारे, और इनके ग्रंथों में जो है वो भील जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो वैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल भील की जनसंख्या 5.98% है, जो कुल जनजातीय भाग का कितना है? 44.3। कितना है? 44.44.3। तो देखिए, ये बात नोट कीजिए, राजस्थान में भील कुल जनसंख्या का, देखिए राजस्थान में भील, राजस्थान में भील कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 5.98% है एवं कुल जनजातीय जनसंख्या के लगभग 44.8% है। ये बात नोट नहीं करनी। तो देखिए, इस दृष्टि से ये राज्य की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लिखिए, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। तो देखिए, राजस्थान में भील जो मुख्यतः दक्षिण राजस्थान एवं अरावली जैसी नदियों घाटियों के पास निवास करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने वनवासी भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र की संज्ञा दी थी। वो दक्षिणी भारत में रहते हैं, इसी के कारण दी थी। तो लिखिए, आगे नोट कीजिए इसमें। तो लिखिए, राजस्थान में भील मुख्यतः, राजस्थान में भील मुख्यतः कहाँ? दक्षिणी राजस्थान या अरावली लिख लीजिए, नदियों वाले क्षेत्र में मुख्यतः रहते थे या निवास करते हैं अभी भी। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने वनवासियों को क्या कहा था? भीलों को, जो वनवासी भील थे, जो वन में रहने वाले भील थे, उन्हें क्या कहा था? उन्हें कहा था वनपुत्र। तो क्या कहा था? लिखिए, वनपुत्र कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड ने, लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने वनवासी भीलों को, किनको? वनवासी भीलों को क्या कहा था? तो कहा था वन पुत्र। तो लिखिए, वनवासी भीलों को वन पुत्र कहा था। तो देखिए, भील जनजाति है, भील जनजाति को क्या कहते हैं? किरात भी कहते हैं। क्या कहते हैं भील जनजाति को? किरात। तो किरात पूछ लिया जाए, भील जनजाति सबको पता है, तो किरात पूछ लिया जाए तो किरात कौन सी है? भील जनजाति को ही किरात बोलते हैं। तो देखिए,
इसका उल्लेख जो है वाल्मीकि, कालिदास, भारवी, ये सारे कवियों के जो ग्रंथ हैं उनमें मुख्यतः मिलता है। राजस्थान में भील कुल जनसंख्या का 5.98%। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। राजस्थान में मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान, अरावली, नदियों वाले क्षेत्रों में क्या मुख्यतः निवास करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो वन में रहते हैं वनवासी भील है उन्हें क्या संज्ञा दी? वनपुत्र की संज्ञा दी, उन्हें वनपुत्र कहा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखिए भीलों का सामाजिक संगठन, हेडिंग लगाइए भीलों का सामाजिक संगठन। साथ साथ नोट करते रहिए, लिखिए भीलों का सामाजिक संगठन। क्या लिखना है? भीलों का सामाजिक संगठन। तो देखिए इसके बारे में, तो भीलों का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती। पता है सबको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है गमेती क्या है, भीलों का मुखिया। लेकिन पालजी भी क्या है? भीलों का मुखिया। गमेती का ही अन्य नाम क्या है? पालजी। इसमें पढ़ेंगे। तो यह पैतृक पद होता है जो इनके झगड़े को निपटाता है। तो देखिए गांव में किसी व्यक्ति पर संकट आने पर टेगरी के चक्कर पर बारू कोई यंत्र है, सभी भील हथियार लेकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए भीलों में क्या बहु प्रथा प्रचलित है, लेकिन बाल विवाह प्रथा नहीं है। ये सारी बातें भीलों के सामाजिक संगठन में पढ़ेंगे हम। तो देखिए भीलों के सामाजिक संगठन में जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? तो भीलों का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। पता है सबको, कई बार पूछा गया है। गमेती कहलाता है। ऑप्शन में गमेती नहीं हो, क्या करेंगे? गमेती ना हो, पालजी हो तो क्या है? पालजी, क्योंकि गमेती का ही अन्य नाम क्या है? पालजी। तो ये सारी बातें हम विस्तार से इसमें देखते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए भीलों का सामाजिक मुखिया। क्या लिखना है? भीलों का सामाजिक मुखिया। भीलों का सामाजिक मुखिया लिखिए गमेती या पालजी। तो लिखिए गमेती या पालजी। तो भीलों का जो सामाजिक मुखिया होगा वो कौन होगा? गमेती या पालजी। तो यह पद उनका क्या है? पैतृक है, जो क्या है इनके झगड़े को निपटाता है। तो ये तो हम मुखिया से समझ जाएंगे कि झगड़े को निपटाता है, मुखिया है। तो देखिए गांव में किसी भी व्यक्ति पर संकट आने पर, लिखिए गांव में किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर संकट आने पर, क्या आने पर? कोई मुसीबत आने पर, टेकरी पर चढ़कर बारू बजाने पर। क्या? टेकरी पर चढ़कर। लिखिए टेकरी पर चढ़कर क्या बजाने से? बारू बजाने से सभी भील हथियार लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर हथियार लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए गांव में किसी भी व्यक्ति पर संकट आने पर टेकरी पर चढ़कर बारू बजाने से, ये ध्यान में रखिए, क्या बजाने से? बारू इनका यंत्र है, वो अगर कोई बजाएगा टेकरी पर चढ़कर तो सभी जो भील हैं वो हथियार लेकर टेकरी पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो लिखिए भीलों के समाज में साक्षरता का स्तर 5% से अधिक नहीं है। तो पितृसत्तात्मक समाज है इनका। लिखिए समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। क्या लिखेंगे? समाज मुख्यतः
पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक है। लिखिए भीलों में बहुविवाह प्रचलित है लेकिन बाल विवाह प्रथा नहीं है। लिखिए बहुविवाह प्रचलित है लेकिन क्या बाल विवाह प्रथा नहीं है। लिखिए बाल विवाह प्रथा तो क्या है, एक बार शुरू से देखते हैं हम। ये जनजाति पूरी रट के छोड़नी है आज हमें। तो देखिए भीलों का सामाजिक मुखिया गमेतिया पालजी। क्या होगा, गमेतिया पालजी। फिर से बोलिए, भीलों का सामाजिक मुखिया गमेतिया पालजी गांव में किसी भी व्यक्ति पर संकट आने पर टेकरी पर चढ़कर क्या बजाया जाता है, जो सभी भील वहां हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। तो बारू। समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है, बहु विवाह प्रचलित है लेकिन बाल विवाह नहीं है। क्या है, बहु विवाह है लेकिन बाल विवाह नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनके कुल देवता। तो देखिए जो इनके कुल देवता हैं वो कौन है, तो भीलों के कुल देवता को क्या कहा जाता है, टोटम। लिखिए इनके लोक देवता, तो कुल देवता है इनके कौन है, टोटम। कुल देवता का नाम क्या है, टोटम कहा जाता है। जो इनके कुल देवता होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टोटम कहा जाता है। तो भील पुरुष में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भील पुरुष व स्त्रियां दोनों ही शराब पीते हैं और भील स्त्रियों के आभूषण है उन्हें अत्यधिक पसंद होते हैं। तो गहनों को क्या कहा जाता है, बडार या पिंजिया। ये बात नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, भील पुरुष व स्त्रियां दोनों ही शराब पीते हैं। लिखिए भील स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही क्या है, शराब पीते हैं। क्या करते हैं, शराब का सेवन। और क्या है, जो भील स्त्रियों की आभूषणों को क्या कहा जाता है, लिखिए भील स्त्रियों को आभूषण अत्यधिक पसंद होते हैं। लिखिए भील स्त्रियों को आभूषण अत्यधिक पसंद होते हैं। आभूषण क्या है, उन्हें अत्यधिक पसंद होते हैं। आभूषण अत्यधिक पसंद होते हैं। तो इनके गहनों को पिंजनिया या बडार कहते हैं। लिखिए इनके गहनों को क्या लिखेंगे, इनके गहनों को बडार या फिर क्या बोलते हैं, पिंजनिया। क्या बोलेंगे, पिंजनिया कहते हैं। नोट कीजिए। आगे देखिए, युद्ध के समय फायरे फायरे भीलों का रणघोष जो होता है वो क्या होता है, फायरे फायरे। तो लिखिए युद्ध के समय क्या लिखना है, युद्ध के समय फायरे फायरे। क्या बोलेंगे ये, फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। तो देखिए भीलों का सामाजिक संगठन पढ़ रहे हैं। कुल देवता को क्या कहते हैं, टोटम। क्या कहते हैं, टोटम। भील स्त्रियां और पुरुष दोनों क्या शराब पीते हैं और आभूषण इनको अत्यधिक पसंद होते हैं। तो इनके स्त्रियों के जो आभूषण है उन्हें बडार या पिंजनिया कहते हैं। युद्ध के समय फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। नेक्स्ट बात देखिए, इसमें ये साथ साथ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए,
तो देखिए जो भील है, तो भीलों में अंधविश्वास के चलते पुरुष संतान की इच्छा तो क्या करता है, विवाह डायन आदि कुरीतियां यहाँ क्या है विद्यमान होती हैं। ये बात नोट नहीं करनी, सिर्फ ये लिख लीजिए अंधविश्वास है थोड़ा सा, अंधविश्वासी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो राजस्थान में दो प्रकार के भील होते हैं, एक भील और दूसरे मीणा भील। कौन से, एक तो भील होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, मीणा भील होते हैं। मीणा भील, ये अलग अलग नहीं बोल रही हूं मैं, मीणा और भील नहीं है, मीणा भील है, दो प्रकार के भील हैं। तो देखिए लिख लीजिए ये बात, राजस्थान में दो प्रकार के भील होते हैं। लिखिए राजस्थान में दो प्रकार के भील होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, लिख लीजिए दो प्रकार के भील होते हैं। कौन कौन से, एक भील और दूसरे मीणा भील। लिख लीजिए, पहले क्या है भील है और दूसरे क्या है मीणा भील है। लिख लीजिए मीणा भील, क्या है दूसरे मीणा भील है, किंतु मीणों की जो संख्या वो भीलों से बहुत कम है। तो लिखिए भीलों में गैर, गौरी, नेजा, द्विचक्री क्या है, ये नृत्य है, तो ये नृत्य प्रमुख है। लिखिए भीलों में, लिख लीजिए भीलों में गैर, गौरी, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, युद्ध आदि प्रमुख नृत्य हैं। तो अब भीलों की रीति रिवाज देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये थोड़े अंधविश्वासी टाइप के होते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के भील, दो प्रकार के बताए मैंने, कितने प्रकार, दो प्रकार, भील और मीणा भील। तो भीलों में गैर, गौरी, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, युद्ध ये सारे क्या हैं प्रमुख नृत्य हैं। किन के नाम है ये, गैर, गौरी, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, ये सारे नृत्य के प्रकार हैं, तो प्रमुख नृत्य हैं। हेडिंग लगाइए फटाफट, क्या पढ़ेंगे भीलों के रीति रिवाज, हेडिंग लगाइए भीलों के रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या पढ़ना है, भीलों के रीति रिवाज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले लिखिए दापा, क्या है दापा, ये रिवाज है इनका दापा। पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है ये दापा। तो वर के पिता द्वारा विवाह के दौरान वधू के पिता को जो वधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, दापा। समझ में नहीं आया होगा, लिखेंगे तो आ जाएगा। तो लिखिए वर के पिता द्वारा, लड़के के पिता द्वारा विवाह के दौरान जो लड़के के पिता को जो वधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, देपा। लिखिए वर के पिता द्वारा, वर के पिता द्वारा विवाह के दौरान, विवाह के दौरान वधू के पिता को वधू मूल्य देना, क्या देना, वधू मूल्य देना, क्या कहलाता है, दापा। ध्यान से सुनिए क्या है दापा। तो वर के पिता द्वारा विवाह के दौरान जो वधू के पिता को वधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहेंगे, दापा प्रथा कहते हैं। समझ में आ गई दापा प्रथा। नेक्स्ट लिखिए गोल्लड़, कौन सा है गोल्लड़, लिखिए देखते हैं ये गोल्लड़ क्या है। तो देखिए भीलों में नतारा लाई हुई स्त्रियों जो अपने साथ लाए हुए बच्चों को भी पुरुष परिवार का सदस्य मानता है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
गोलड़ कहा जाता है। लिखिए भीलों में नतारा लाई हुई स्त्रियों, भीलों में नात्रा लाई हुई स्त्रियों के साथ आए बच्चों को भी पुरुष क्या करेगा, परिवार का सदस्य मानेगा। पुरुष अपने परिवार का सदस्य मानता है। सदस्य मानेगा, लिख लीजिए। उन बच्चों को क्या कहा जाता है, गोलड़। उन बच्चों को गोलड़ कहा जाता है। तो देखिए कौन सी पढ़ी है हमने, दो पढ़ी है अभी तक। दापा तो वर के पिता द्वारा जो वधु का पिता होता है उसको जो वधु मूल्य दिया जाता है वो क्या, दापा प्रथा कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए गोलड़, तो भीलों में नात्रा लाई हुई जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के साथ उनके बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को जो है वो पुरुष जिसके ये जाती हैं नात्रा लाई हुई स्त्रियां, तो जो पुरुष होता है वो अपने परिवार का सदस्य, उन बच्चों को भी जो अपने साथ लाती है उन बच्चों को भी क्या मानेगा, अपने परिवार का सदस्य मानेगा। तो उन्हीं बच्चों को क्या कहा जाता है, गोलड़। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्या देखेंगे, झगड़ा एवं मायस। तो देखिए झगड़ा एवं मायस, तो इसमें क्या देखना है, नात्रा करने वाले पुरुष, जिस परिवार की स्त्री चली जाती है उसे झगड़ा, और जिस परिवार की लड़की होती है उसे क्या, मायस, यानी नगद पशुओं का जो अनाज का है वो चुकाना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे इसमें, लिखिए नात्रा करने वाले पुरुष को लिख लीजिए एक बार से, नात्रा करने वाले पुरुष को जिस परिवार की स्त्री चली जाती है, लिखिए जिस परिवार की स्त्री चली जाती है, तो जिस परिवार की स्त्री चली जाती है उसे झगड़ा क्या कहेंगे, उसे तो उसे तो बोलते हैं झगड़ा। जिस परिवार की स्त्री चली जाती है उसे झगड़ा। तो देखिए और जिस परिवार की लड़की होती है उसे क्या, मायस। लिखिए जिस परिवार की लड़की होती है उसे मायस, जिस परिवार की लड़की होती है उसे मायस। तो देखिए नकद पशुओं या अनाज के रूप में चुकाना पड़ता है। किसके रूप में नकद चुकाना पड़ता है, पशुओं या अनाज के रूप में चुकाना पड़ता है। लिख लीजिए पशुओं या अनाज के रूप में चुकाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो देखिए झगड़ा एवं मायस, नात्रा करने वाले पुरुष को जिस परिवार की स्त्री चली जाती है उसे झगड़ा क्या बोलेंगे, झगड़ा। और जिस परिवार की लड़की होती है उसे मायस यानी नकद पशुओं या अनाज के रूप में चुकाना पड़ता है, नकद चुकाना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कायटा या कट्टा। लिखिए कायटा या कट्टा। कायटा या कट्टा। तो देखिए
भीलों के द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? कायटा कहलाता है। और एक नाम और भी है इसका, लोकाई। कायटा तो फिर भी देखने को मिल जाता है, लोकाई कहीं कहीं मिलता है, आप साथ साथ नोट करेंगे। तो भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज लिखिए, भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, लिख लीजिए, मृत्यु भोज क्या कहलाएगा? काटा कहलाता है, लिख लीजिए, काटा कहलाता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे लोकाई भी कहते हैं, ये भी साथ साथ नोट कर लीजिए, इसे लोकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकाई। तो प्रथा का क्या नाम है? कायटा या कट्टा। क्या नाम है? कायटा या काटा। तो भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाएगा? काटा कहलाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे लोकाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोदना प्रथा नोट करेंगे पहले, ये नोट कर लीजिए। क्या पढ़ेंगे अभी? लिखिए, गोदना प्रथा। हेडिंग लगाइए, गोदना प्रथा। तो क्या होती है गोदना प्रथा? तो भीलों और ये ग्रासियों में भी प्रचलित है। तो स्त्रियां क्या, ठोड़ी आंखों के पास क्या, जो विविध प्रकार के अलंकरण यानी कि कुछ मांडने बोल सकते हैं, अलंकृत खुदवाती हैं, उसे पुरुष भी खुदवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गोदना। कोई नाम, कोई चित्र। तो लिखिए ये बात, यह भीलों एवं ग्रासियों में प्रचलित है। यह भीलों एवं क्या लिखेंगे? ग्रासियों में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? भीलों एवं ग्रासियों में प्रचलित है। इसमें स्त्रियां ठोड़ी एवं आंखों के पास कहाँ खुदवाएंगी? तो लिखिए, इसमें स्त्रियां कहाँ? ठोड़ी, ठोड़ी एवं आंखों के पास, आंखों के पास विविध अलंकरण खुदवाती हैं या गुदवाती हैं। लिख लीजिए। और इसे पुरुष भी गोदना, और तो क्या करते हैं? पुरुष भी गोदना गुदवाते हैं। सिर्फ यही बात लिख लीजिए, पुरुष भी गोदना गुदवाते हैं। स्त्रियां कहाँ? ठोड़ी एवं जो आंखों के पास। तो देखिए, गोदना प्रथा क्या है? तो ये भीलों एवं ग्रासियों में क्या है? प्रचलित है। इसमें स्त्रियां ठोड़ी एवं आंखों के पास विविध प्रकार के जो अलंकरण, लिख लीजिए, अलंकरण गुदवाती हैं, और पुरुष भी गोदना गुदवाते हैं। इसे क्या कहेंगे? गोदना प्रथा। नेक्स्ट बात, तो देखिए नेक्स्ट बात नोट कीजिए, छेड़ा फाड़ना। लिखिए, छेड़ा फाड़ना। क्या पढ़ रहे हैं? भीलों के रीति रिवाज। तो छेड़ा फाड़ना ये क्या है? तो देखिए, जो भील पति द्वारा पत्नी की ओढ़नी का पल्लू फाड़कर उसे तलाक दे दिया जाता है। लिखिए, छेड़ा फाड़ना भील पति द्वारा, भील पति द्वारा पत्नी की ओढ़नी, पत्नी की ओढ़नी पल्लू फाड़कर, पल्लू फाड़कर उसे तलाक देने की प्रक्रिया या तलाक देने की प्रथा, लिख लीजिए। है ना जोरदार तरीका इनका? तो भील पति द्वारा पत्नी की ओढ़नी का पल्लू फाड़कर, क्या करके? पल्लू फाड़ दिया और तलाक
हो गया तो पल्लू फाड़कर उसे तलाक देने की प्रथा क्या कहलाती है? छेड़ा फाड़ना। क्या कहलाएगी? छेड़ा फाड़ना। नेक्स्ट बात नोट कीजिए इसमें, नेक्स्ट इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए चीरा बावसी, ये कौन सी प्रथा है ये देखेंगे अभी। लिखिए चीरा बावसी, चीरा बावसी। चीरा बावसी के अंदर देखिए भीलों के पूर्वज है जिनकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती है? उनकी पूजा की जाती है। चीरा बावसी कौन कहलाएंगे? भील जो है उनके पूर्वज। तो लिखिए भीलों के पूर्वज हैं, भीलों के पूर्वज हैं, लिख लीजिए भीलों के पूर्वज हैं। क्या किया जाता है? जिनकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। लिखिए जिनकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर, लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। तो देखिए चीरा बावसी, तो ये क्या भीलों के पूर्वज है। एक लकड़ी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती है? पूर्वजों की पूजा की जाती है। उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे चीरा बावसी। क्या बोलेंगे? चीरा बावसी बोलेंगे। नेक्स्ट बात नोट करते हैं इसमें, आगे देखिए इसमें जो परीक्षा में पूछी जाने वाली बात वो इतनी ही थी। नेक्स्ट देखिए हाथी बेड़ो, कौन सी प्रथा है? हाथी बेड़ो। तो हेडिंग लगाइए हाथी बेड़ो। तो अब क्या पढ़ेंगे? हाथी बेड़ो देखेंगे क्या है। तो भीलों में प्रचलित ये विवाह की प्रथा है, क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह कर लिया जाता है। लिखिए विवाह प्रथा है, क्या है? विवाह प्रथा है। क्या किया जाता है इसमें? तो इसमें पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर, लिखिए इसमें पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर, को क्या करके? साक्षी मानकर विवाह कर लिया जाता है, विवाह किया जाता है। तो देखिए हाथी बेड़ो क्या है? विवाह प्रथा है। इसमें पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर क्या कर लिया जाता है? विवाह कर लिया जाता है। कौन सी प्रथा कहलाएगी? हाथी बेड़ो। तो पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। कौन सी प्रथा है? हाथी बेड़ो है। आगे देखिए कौन सी है? हमसीडो। लिखिए हमसीडो, लिखिए हमसीडो। कौन सी प्रथा है? हमसीडो प्रथा है। तो भील स्त्रियां एवं पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। भील स्त्रियों और पुरुषों द्वारा भी गाया जाएगा। तो लिखिए भील स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत, सामूहिक रूप से गाया जाता है। तो देखिए हमसीडो क्या है? भील स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जो सामरिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है वो क्या है? हमसीडो है। कौन सा है? हमसीडो। तो भील स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाएगा। कौन सा? हमसीडो। नेक्स्ट बात देखिए पाखरिया, कौन सा रिवाज है आगे? पाखरिया। तो लिखिए पाखरिया, कौन सा रिवाज है? पाखरिया। तो पाखरिया में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए सैनिक के घोड़े को मारने वाले निशानेबाज भील को परंपरागत रूप से
पाखरिया कहा जाता है? लिखिए सैनिक के घोड़े को मारने वाले, सैनिक के घोड़े को मारने वाले निशानेबाज किसे? निशानेबाज भील को परंपरागत रूप से पाखरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। तो सैनिक के घोड़े को मारने वाले निशानेबाज को क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। नेक्स्ट नोट कीजिए, डाम देना। क्या देना? डाम। तो लिखिए डाम देना, डाम देना, ये भी एक प्रथा है। तो देखते हैं ये कैसी प्रथा है। तो भील जनजाति में जो बीमार व्यक्ति को गर्म धातु से दाग कर इलाज करने की प्रथा है। तो मैंने पढ़ा था ना पीछे कि अंधविश्वासी हैं, थोड़े अंधविश्वासी प्रकार के हैं। तो लिखिए डाम देना क्या? भील जनजाति में बीमार व्यक्ति को, भील जनजाति में बीमार व्यक्ति को किससे दाग दिया जाता है? तो गर्म धातु से दाग कर इलाज किया जाता है। लिखिए गर्म धातु से दाग कर इलाज करने की प्रथा। इलाज करने की प्रथा। तो डाम देना, भील जनजाति में बीमार व्यक्ति को गर्म धातु से दाग कर इलाज करने की प्रथा क्या कहलाएगी? डाम देना। तो नेक्स्ट इसमें एक बात नोट लगाकर लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोट लगा लीजिए, नोट में लिखनी है ये बात, विशेष बात है। तो लिखिए बगोरिया, हेडिंग लगाइए बगोरिया। क्या लिखेंगे? बगोरिया। क्या लिखेंगे? बगोरिया। तो देखिए बगोरिया क्या है? तो सीमावर्ती राज्य जैसे मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला भीलों का मेला है, जहां युवक युवतियां अपना क्या करते हैं? अपना जीवन साथी चुनते हैं उसी मेले में। तो लिखिए सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश में, लिखिए सीमावर्ती राज्य, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य ही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, कहा? मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला भीलों का मेला, लिखिए आयोजित होने वाला भीलों का मेला, भीलों का मेला। तो लिख लीजिए जहां क्या करते हैं युवक और युवतियां अपना ये साथी चुनते हैं। लिखिए युवक एवं युवतियां, युवक एवं युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं, जीवन साथी चुनते हैं। तो देखिए बागोरिया क्या है? सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला भीलों का मेला है, जहां युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। नेक्स्ट एक बात और नोट करेंगे। तो लिखिए राजस्थान में बेणेश्वर, कहाँ? डूंगरपुर। लिखिए राजस्थान में बेणेश्वर, नोट में ही लिखनी है ये बात। राजस्थान में बेणेश्वर, कहाँ? डूंगरपुर। बेणेश्वर डूंगरपुर। घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा कहाँ? ये बांसवाड़ा है, घोटिया अम्बा। नेक्स्ट लिखिए केसरिया कालाजी, केसरिया कालाजी। तो ये क्या?
और ऋषभदेव उदयपुर स्थान है इसका। एवं आमजामाता राजसमंद, लिख लीजिए आमजामाता राजसमंद आदि स्थलों पर भीलों के मेले भरते हैं। ये मुख्य मेले हैं, मेले भरते हैं। तो देखिए बगोरिया क्या है, तो सीमावर्ती राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला भीलों का मेला है, जहाँ क्या करते हैं युवक युवतियां अपना जीवन साथी समय चुनते हैं। तो राजस्थान में बेनेश्वर कहाँ, डूंगरपुर, घोटिया अम्बा, बांसवाड़ा, केसरिया कालाजी कहाँ, ऋषभदेव उदयपुर एवं आमजा माता राजसमंद, इन स्थानों पर क्या भीलों के प्रमुख मेले भरते हैं। नेक्स्ट नोट कीजिए भीलों के आवास स्थल, इनके आवास स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए भीलों के आवास स्थल, तो इनमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। भीलों के आवास स्थल कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये सारी बातें। तो सबसे पहले तो देखिए भीलों की जो बस्तियां हैं वो पहाड़ी ढालों पर बिखरी होती हैं, बांस लकड़ी के छपरों से, और इनके कच्चे मकान होते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए पहले, भीलों की बस्तियां पहाड़ी ढालों पर बिखरी होती हैं। भीलों की बस्तियां पहाड़ी ढालों पर बिखरी होती हैं। पहाड़ी ढालों पर बिखरी होती हैं। नेक्स्ट क्या नोट करना है इसमें, तो ये बांस या लकड़ी के छापरों द्वारा बने कच्चे मकानों में रहते हैं। लिख लीजिए बांस और लकड़ी के बने मकानों में रहते हैं। बांस एवं लकड़ी से बने कच्चे मकानों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। तो देखिए फला क्या होते हैं, तो भीलों के 8-10 घरों का एक समूह होता है, जिसे क्या बोलेंगे, जहाँ भीलों के 8-10 घर हैं या घर हैं उन्हें क्या बोलेंगे, तो उनके गृह निवास स्थान को क्या बोलेंगे, फला बोलेंगे, जो 8-10 घर होते हैं। तो पहले ये बात नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फला, हेडिंग लगाइए फला। क्या हेडिंग लगानी है, फला। तो देखिए भीलों के 8-10 घरों के समूह को फला कहते हैं। लिखिए भीलों के 8-10 घरों के समूह को क्या कहते हैं, फला कहते हैं। तो भीलों के 8-10 घर के समूह को, उनके घरों के समूह को क्या बोलेंगे, फला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फला। नेक्स्ट देखिए पाल, पाल किसे बोलेंगे, लिखिए हेडिंग लिखिए पाल। तो 4-6 जो फले मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं, जिसे क्या पाल कहते हैं। लिखिए 4-6 बड़े फले मिलकर, फले मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा समूह बनाते हैं, एक बड़ा समूह बनाते हैं, जिसे पाल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। तो देखिए पाल क्या है, 4-6 बड़े जो फले मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पाल बोलेंगे। तो एक बार शुरू से देखिए, भीलों की बस्तियां पहाड़ी ढालों पर बिखरी होती हैं और बांस की लकड़ी से कच्चे मकानों में वो रहते हैं। कौन से मकान
मकानों में, कच्चे मकानों में, बांस एवं लकड़ी से प्रयुक्त मकानों में रहते हैं। फला क्या होता है? तो फला भीलों के 8-10 जो घर हैं उनके समूह को क्या फला कहते हैं? फला। पाल देखिए 4-6 बड़े फले मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कू या टापरा। क्या लिखेंगे? कू या टापरा। लिख लीजिए कू या टापरा। तो देखिए भीलों के घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। लिखिए भीलों के घरों को तो भीलों के घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा। नेक्स्ट देखिए ढालिया। क्या लिखना है? ढालिया। तो ढालिया देखिए भीलों के घरों के बाहर ढालू बरामदा जो होता है, पीछे देख लिया था हमने, ढालू मकानों में रहते हैं, ढालू पहाड़ियों में निवास करते हैं। तो लिखिए भीलों के घरों के बाहर, लिखिए भीलों के घरों के बाहर ढालू बरामदा। क्या बोलेंगे उसे? ढालिया। नेक्स्ट देखिए डागला। नेक्स्ट देखिए डागला। तो ये डागला क्या है? तो भीलों का जो मचानुमा छपरा होता है जिसमें अनाज या चारा सुखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिखिए भील अनाज या चारा सुखाते हैं। भील अनाज भी सुखा देते हैं, वहां चारा भी सुखाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डागला। तो कू या टापरा क्या है? तो भीलों के घरों को कू या टापरा कहते हैं। ढालिया क्या है? भीलों के घरों के बाहर ढालू बरामदा है, भील अनाज सुखाते हैं, चारा सुखाते हैं, उस स्थान को क्या बोलेंगे? डांगला। नेक्स्ट देखिए भीलों की वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए भीलों की वेशभूषा। क्या है हेडिंग? भीलों की वेशभूषा। तो भीलों की वेशभूषा में नोट कीजिए भील सिर पर साफा बांधते हैं जिसे क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। और उस पर एक रंगीन पट्टी बांधते हैं उसे क्या कहा जाता है? जायडा कहा जाता है। तो लिखिए भील सिर पर साफा बांधते हैं। लिखिए भील सिर पर साफा बांधते हैं। भील क्या करते हैं? सर पर साफा बांधते हैं जिसे पोत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोत्या। तो उसे क्या बोलेंगे? भील जो सर पर साफा बांधते हैं उसे पोत्या कहा जाता है। और उस पर एक रंगीन पट्टी बांधते हैं जिसे जाड्या कहा जाता है। लिखिए उस पर रंगीन पट्टी बांधते हैं। क्या करते हैं? उस पर रंगीन पट्टी बांधते हैं, उसे जाड्या कहा जाता है। तो लिखिए जड्या कहा जाता है। तो देखिए भील सर पर क्या करते हैं? एक साफा बांधते हैं जिसे पोत्या कहा जाता है और उस पर रंगीन पट्टी बांधते हैं उसे जड्या कहा जाता है। तो भील पुरुष कमर में क्या एक वस्त्र पहनते हैं जिसे क्या बोलेंगे? तो देखिए भील पुरुष कमर में, लिख लीजिए भील पुरुष कमर में क्या बांधते हैं? खोयुतु या डेपाडा पहनते हैं। और ऊपर
अंगरखी पहनते हैं। ऊपर क्या पहनते हैं? अंगरखी पहनते हैं। तो देखिए भील पुरुष कमर पर जो अंगरखी पहनते हैं उसे क्या खोयुतु या डेपाडा कहते हैं। भील सर पर साफा बांधते हैं उसे पोत्या, और उस पर रंगीन पट्टी बांधते हैं उसे जड्या। नेक्स्ट बात नोट करेंगे आगे, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं। तो भील पुरुषों का अंगोछा क्या कहलाता है? फालू या फल्या। तो लिखिए भील पुरुषों का अंगोछा, भील पुरुषों का अंगोछा तो भील पुरुषों का अंगोछा है वो क्या कहलाएगा? फालू या फल्या। फालू या फल्या। तो भील पुरुषों का अंगोछा फालू या फल्या कहलाता है। तो भीलनियां लाल रंग की रंग बिरंगी छाप पहनना क्या पसंद करती हैं, और जिसे आसनिया कहते हैं। तो भीलनिया लिख लीजिए आप, भील महिलाएं लिख लीजिए, लिखिए भील महिलाएं। भील महिलाएं लाल रंग की रंग बिरंगी लाल रंग की रंग बिरंगी छाप की आसनिया पहनना पसंद करती हैं। आसनिया पहनना पसंद करती हैं। पसंद करती हैं। तो देखिए भीलों में वधु द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसे क्या कहेंगे? पीरिया। पीरिया नहीं है, पीरिया है। तो लिखिए भीलों में वधु द्वारा, भीलों में वधु द्वारा, वधु द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र। तो भील वधु द्वारा जो वस्त्र पहना जाएगा उसे क्या बोलते हैं? पीरिया। लिखिए पीरिया। तो देखिए भीलों की वेशभूषा, भील पुरुषों का अंगोछा क्या कहलाता है? फालू या फल्या। भील महिलाएं लाल रंग की रंग बिरंगी छाप की आसनिया पहनना पसंद करती हैं। भीलों में वधु द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? पीरिया बोलेंगे। नेक्स्ट नोट कीजिए भीलों का भोजन। नेक्स्ट देखिए भीलों का भोजन, हेडिंग लगाइए भीलों का भोजन। तो देखिए मक्का भीलों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा क्या खाते हैं पहले लिख लीजिए। मक्का भीलों का मुख्य भोजन है। भीलों का मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन है। इसके अलावा, इसके अलावा सावा, मलीचा, कोदरा, माल एवं जंगली अनाज जो होते हैं इनके भोजन है। जंगली अनाज कौन कौन से हैं? तो मक्का भीलों का जो है मुख्य भोज्य पदार्थ कौन सा है? मक्का है। इसके अलावा सावा, मलीचा, कोदरा, माल एवं ये जंगली अनाज खाना पसंद करते हैं। इसमें नोट कीजिए शिकार से प्राप्त मांस एवं जंगली फल, बेर, आम, तेंदु, गुल्लर इनके भोज्य पदार्थ है। तो लिखिए शिकार से प्राप्त मांस, शिकार करते हैं उससे मांस प्राप्त होता है। तो लिखिए शिकार से प्राप्त मांस। क्या लिखना है? शिकार से प्राप्त
मांस एवं जंगली फल, जंगली फल जैसे कि करमदा, आम, तेंदू, ये सारे क्या हैं, इनके भोज्य पदार्थ है। तो एक बात इसमें नोट लगा कर लिखनी है, भीलों में गाय का मांस खाना वर्जित है। नोट लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए और लिखिए भीलों में गाय का मांस खाना वर्जित है। क्या है? गाय का मांस खाना वर्जित है। तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे, जो भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप है उनके बारे में देखेंगे। पहले भीलों का भोजन देख लीजिए। तो भीलों का भोजन मक्का भीलों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा क्या? सावा, मरीचा, कोदरा, माल, जंगली अनाज भील खाना पसंद करते हैं। तो शिकार से प्राप्त मांस, जंगली फल, करमदा, आम है, तेंदु है, ये इनके भोज्य पदार्थ है। तो भीलों में गाय का मांस खाना क्या है? वर्जित है। नोट कीजिए अब भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप। हेडिंग क्या है? भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप में तो भील पहाड़ी ढालों में क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? वालरा। तो लिखिए ये बात, पहाड़ी जो ढाल है, लिखिए पहाड़ी ढालों में स्थानांतरित कृषि करते हैं। पहाड़ी ढालों में स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिन्हें वालरा कहते हैं। वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? तो जिसे वालरा बोला जाता है। तो भीलों का मुख्य आर्थिक संसाधन कृषि है। तो लिखिए भीलों का आर्थिक संसाधन क्या है? कृषि है। इनका आर्थिक संसाधन है कृषि है। तो देखिए लगभग 87% जो भील है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। बाकी जैसे 10-12% और बच जाते हैं, वो क्या है? तो वो कृषि कार्यों में, मजदूरी में, ऐसे और मुख्यतः काम करते हैं। जैसे पशुधन मान लीजिए, लेकिन 86-87% क्या भील कृषि कार्य ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए भील जनजाति आर्थिक रूप से क्या पिछड़ी हुई है। एक बात नोट लगा कर लिख लीजिए। तो इसमें लास्ट बात देखते हैं, नोट लगा लीजिए। क्या? नोट। नोट में क्या लिखना है? भीलों के पास सुरक्षा हेतु, क्या भीलों के पास सुरक्षा हेतु बांस के डंडे के नीचे बांस के, देखिए डंडे के नीचे तीखा लोहे का फाल वाला हथियार होता है। हथियार होता है जिसे क्या बल्लम बोला जाता है। लिख लीजिए, जिसे बल्लम बोला जाता है। तो देखिए भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप देख रहे हैं। तो क्या है आर्थिक क्रियाकलापों में? सबसे पहले देखते हैं पहाड़ी ढालों में क्या करते हैं भील? कृषि करते हैं। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को वालरा। इनकी आर्थिक संसाधन क्या है? कृषि ही है। नेक्स्ट देखिए भीलों के पास सुरक्षा हेतु बांस के डंडे के नीचे तीखा
जो लोहे का फाल वाला हथियार होता है जिससे अपनी रक्षा करते हैं, और उसे क्या बोला जाता है? बल्लम बोला जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए, आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे पढ़ेंगे हम मीणा। आगे हमें मीणा जनजाति जो पढ़नी है, इसकी बात हम आगे करेंगे।